Welcome to GS English. Today I am going to start a new topic. The name of the topic is resource. What is the name of the topic? Resource. Resource का मतलब क्या होता है? तो संसाधन. अब रिसोर्स कब तक कहलाएगा? तो जब तक रिसोर्स कहलाएगा जब तक वो हमारी ज़रूरतों को पूरा ना करे। और ज़रूरत हमारी कब पूरा होगी? मीन्स एनीथिंग। रिसोर्स हम किसे कहेंगे? अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज ए रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स क्या है, यानी संसाधन क्या है? तो संसाधन हम उसे कहेंगे जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, यानी सेटिस्फाइड नीड। अब हमारी जरूरतों को कैसे पूरा करता है? मान लीजिए कि जमीन है हमारे पास और उस जमीन के नीचे कोयला है, तो जब तक वो कोयला निकल नहीं जाता और हमारी डिमांड को पूरा नहीं करता, इंडस्ट्री में जब तक उसकी फंक्शंस को यूज नहीं करते, तब तक वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? तो जब भी कोई चीज हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, विच सेटिस्फाई आवर नीड, दैट इज कॉल्ड ए रिसोर्स। अब इस रिसोर्स होने के लिए हमें कुछ कंडीशंस है। तो कंडीशंस क्या है? तो एक है टेक्नोलॉजी एसेसिबल होना चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी एसेसिबल का मतलब क्या हुआ? तो तकनीकी संभव होगा। रिसोर्स कब हमारे संसाधन में, कब हमारे लिए योग्य होगा? अगर वो टेक्नोलॉजी एसेसिबल है, यानी तकनीकी सहयोग के हमारे काबिल है। दूसरी बात क्या है? इकोनॉमिक फिजिबल। इसका मतलब क्या होता है इकोनॉमिक फिजिबल? तो इसका मतलब ये हुआ आर्थिक। आर्थिक और फिजिबल का मतलब हुआ हमारे लायक यूज में, मीन्स हमारे कंडीशंस में यूज करने के लायक है, उसे हम इकोनॉमिक फिजिबल कहते हैं। और तीसरा जो है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी संस्कृति वो उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज अगर हमें सेटिस्फाइड करता है तब वो रिसोर्स कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? आइए एक फिगर के जरिए हम समझते हैं। अब ये देखिए एक ट्राइंगल, एक फिगर है। अब इस ट्राइंगल फिगर में हम लोग कहाँ हैं? ह्यूमन बींग्स मिडिल में। अब ऊपर देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? नेचुरल, यानी भौतिक वातावरण जो गॉड गिफ्टेड है। और यहाँ पे देखिए इस किनारे पे टेक्नोलॉजी है, यानी तकनीकी। और ये साइड देखिए इंस्टीट्यूशन, मीन्स संस्था। और यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशंस इकोनॉमी, यानी आर्थिक की तरक्की कब होगी, देश की तरक्की कब होगी? जब ये तीनों का इंटरडिपेंडेंट होगा। और जब ये इंटरडिपेंडेंट होगा, इनका रिलेशनशिप होगा, तभी ये जाके किसी भी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। समझे ना? रिसोर्स। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स जो है वो है ह्यूमन बीइंग। दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन और सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो है ह्यूमन बीइंग। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो ये दुनिया किस काम की? ये आसमान, ये जमीन, ये इंडस्ट्रियां किस काम के लिए है? हमारे लिए है। और जब तक इंसान उसे इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक सब चीज बेकार है। समझे ना बात? तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है? और दुनिया में सबसे बड़ा रिसोर्स ह्यूमन बीइंग है, हम हैं। हमारे बिना सब कुछ अधूरा है। ठीक है? अब आइए कुछ और हम इसके बारे में जानें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रिसोर्स जो है वो फ्री गिफ्ट है।
फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, यानी संसाधन को ऊपर वाले ने, ईश्वर ने फ्री में गिफ्ट दिया हमें। क्या ये सही है? इज इट ट्रू? नो, नो। आंसर क्या है? नो, दे आर नॉट, नहीं है। यानी ये संसाधन जो है हमारा फ्री गिफ्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्या बता सकते हैं? इसलिए नहीं है कि ईश्वर ने तो बहुत कुछ दिया, लेकिन जब तक उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी ज़रूरत को वो सेटिस्फाइड नहीं करता है, तब तक वो फ्री गिफ्ट जो है हमारे लिए बेकार है। अगर उस नदी में मछली है और वो मछली हमारे किसी फायदे के नहीं है, तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। समझे ना बात? रिसोर्स तभी कहलाएगा जब हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। अब आइए रिसोर्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो रिसोर्स को क्लासिफाई करने का कई तरह की कॉन्सेप्ट है। कुछ राइटर ने कुछ अलग कॉन्सेप्ट से बताया, कुछ राइटर ने अलग कॉन्सेप्ट से बताया। तो आइए हम जाने कि रिसोर्स एक्चुअली है क्या। तो रिसोर्स को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से करेंगे। क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं। क्लासिफिकेशंस, ये क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं किसके हिसाब से? ओरिजिन के हिसाब से। तो अगर ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब मूल के हिसाब से, अगर इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो इसे हम दो कैटेगरी में करते हैं। एक का नाम है, एक का क्या नाम है? बायोटिक। अब ये बायोटिक रिसोर्स क्या है? तो ये वो रिसोर्स है जिसमें लाइफ है, यानी जिसमें लाइफ रहेगा वो हमारा बायोटिक रिसोर्स होगा। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, यानी हम कह सकते हैं जिस चीज में जिंदगी है वो हमारा बायोटिक है, और जिस चीज में नहीं है उसे हम ए बायोटिक कहेंगे। ए बायोटिक रिसोर्स लाइफ, सोलर विंड, सोलर विंड जिसमें जान नहीं है, लाइक एयर, वाटर, बहुत सारे दुनिया में ऐसी चीज है, रॉक्स, ये सब क्या है? ये बायोटिक रिसोर्स। यानी ये बायोटिक रिसोर्सेस वो संसाधन जिसमें कोई लाइफ नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए फायदेमंद है, उसे हम एबायोटिक रिसोर्स कहेंगे। और जिस चीज में जिंदगी है वो हमारा बायोटिक रिसोर्स है। प्लांट्स और एनिमल्स ऑलरेडी हम जानते हैं हमारी जिंदगी के लिए ये दोनों कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब आइए हम रिसोर्स की दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं। अब ये दूसरा कैटेगरी किस चीज पे है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉजिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ? एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब होता है समाप्त हो जाने वाले की कैटेगरी में। तो इस अगर कैटेगरी में देखेंगे तो हमारे दो रिसोर्स आते हैं। कौन सा रिसोर्स? एक है नॉन रेन्यू मीन्स रेन्यूएबल रिसोर्स, रेन्यूएबल रिसोर्स, और दूसरा जो है वो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स।
अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है या एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या है। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले आइए रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में हम बताएं कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स हम उस रिसोर्स को कहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स हम उस रिसोर्स को कहेंगे जो रिप्रोड्यूस होता है, यानी उसे फिर से हम प्रोड्यूस करते हैं। किस जरिए? वो फिजिकल के जरिए, केमिकल के जरिए, बाई मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए जब इसे हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। जैसे, और रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? ये फिर से होना, यानी फिर से हो जाता है। लाइक अब देखिए सोलर है, अगर ये सोलर है हमारा सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी देखिए सूरज निकलेगा, एनर्जी तो आएगा, ये हर दिन का है, तो ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स। ये कभी खत्म नहीं होता है, फिर से हो जाता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है? विंड एनर्जी। मीन्स वो एनर्जी जब हवा चलेगा तब तो ये होते रहेगा, होगा ना, तो इसे हम रिन्यूएबल संसाधन कहेंगे। तो आप समझ गए ना रिन्यूएबल संसाधन। बस आपको ये याद रखना है कि रिन्यूएबल का मतलब फिर से होना। तो वो संसाधन कब होगा? जब वो प्राकृतिक रहेगा, ठीक है, और वो जल्दी खत्म नहीं होगा, वो फिर से रिप्रोड्यूस हो जाएगा, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब ये होता है बहुत सारे समय लगते हैं इस संसाधन को होने में, और इतना आसानी से नहीं होता है। इट टेक मिलीनियम टू फॉर्म। मीन्स कितना लगता है? मिलीनियम टू फॉर्म। और ये स्लो प्रोसेस है। ये किस तरह का प्रोसेस है? ये स्लो प्रोसेस है। जब ये प्रोसेस स्लो है तो समय लेता है। अब इस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या होता है कि जल्दी रेन्यू नहीं होता है। मान लीजिए जिस तरह हमने कोयला को एक बार इस्तेमाल कर लिया, वो खत्म हो गया, अब वो रेन्यू नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? अब इस कैटेगरी में कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जो रिसाइकेबल है, मीन्स उसको हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। जिस तरह कुछ रिसोर्स क्या है? मेटल्स। रिसोर्स लाइक मेटल्स जो है वो जो है रिन्यूएबल है, मीन्स रिसाइकल हम कर लेंगे, उसको फिर से रिसाइकल कर लेते हैं। रिसाइकल ये नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन लाइक फोसिल्स जो है वो हम उसे रिसाइकल नहीं कर सकते। एक बार अगर खत्म हो जाएगा तो कैन नॉट, मीन्स नॉट रिसाइकल, इसे रिसाइकल हम नहीं कर सकते। समझे ना? तो इस कैटेगरी के हिसाब से, एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से हमारा संसाधन दो कैटेगरी में बटा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब आइए हम तीसरी कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। किस कैटेगरी के बारे में? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब ये ऑनरशिप का मतलब क्या हुआ? तो मालिकाना हक, यानी हम अपने राइट के ऊपर संसाधन की जब बात करते हैं तो उस कैटेगरी को हम ऑनरशिप कहते हैं। अब इस कैटेगरी में जो पहला जो संसाधन आता है उसका नाम है इंडिविजुअल रिसोर्स। अब ये इंडिविजुअल संसाधन क्या है? तो ये वो संसाधन है जिसपे हमारा सिर्फ हमारा अधिकार है। और हमारा अधिकार किस तरह का अधिकार है? जिस तरह मान लीजिए हमारी जमीन है तो ये मेरी पर्सनल हुई, ये इंडिविजुअल संसाधन कहलाएगा। शहर में हमारा, जिस घर में हम रहते हैं वो हमारी है, तो इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएगा।
समझ में आएगा। तो इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब जिसमें सिर्फ आपका अधिकार है, आप अपने जानवरों को, आपका जमीन है वहां पे चराने के लिए ले जाते हैं, घास चराने के लिए, वो इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएगा। समझे बात। अब आइए दूसरी कैटेगरी की बात करें। तो दूसरा जो कैटेगरी है वो है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, इसका मतलब क्या हुआ? तो वो संसाधन जिस पे हम सभी का अधिकार होता है, सिर्फ अकेला नहीं, इंडिविजुअल का नहीं, सभी का। मान लीजिए जिस गांव में रहते हैं, अगर उस गांव में बरियल ग्राउंड है यानी कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान तो सिर्फ आपका नहीं है, किसी का भी डेथ होगा तो उस कब्रिस्तान में ले जाते हैं, हम लोग दफनाते हैं। या शमशान घाट हुआ, शमशान घाट तो सिर्फ आपका नहीं हो सकता है। तो गांव में जितने सारे लोग रहते हैं, जितने लोग के उस दायरे में आते हैं, उस बाउंड्री में आते हैं, उस तरह संसाधन को हम लोग कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहते हैं। आपका गांव होगा, सुने ना, आपके गांव में सरकारी पोखरा है, अब उसमें की मछलियां हैं, तो मछलियां पे सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, पूरी उस कम्युनिटी की, जिस गांव में आप रहते हैं, पूरे सारे लोग का उस संसाधन पे अधिकार है। किसी एक आदमी का ना हो के सभी का अधिकार है, उसे हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहते हैं, यानी संसाधन। तीसरा जो कैटेगरी है वो है नेशनल रिसोर्स, यानी राष्ट्रीय संसाधन। अब ये राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो ये समझने वाली बात है। तो राष्ट्रीय संसाधन, हम उस संसाधन को कहेंगे जिस पे हमारा देश का या किसी राष्ट्र का उसका अपना अधिकार है। अपना अधिकार कहने का मतलब क्या है? जिस देश में हम रहते हैं उस देश की उस संपत्ति है, चाहे मेरा जमीन हो चाहे आपका जमीन हो। तो आपने कभी कभी राष्ट्रीय संसाधन के बारे में सुना है ना कि किसी की जमीन थी, अब वहां से रास्ते निकल रहे हैं, तो सरकार ने उस जमीन को ले लिया और उसके अगेंस्ट में क्या हुआ, जिनका जमीन था उनको पेमेंट दे दिया। यानी हम ये कह सकते हैं नेशनल रिसोर्स को कि संसाधन आपका इंडिविजुअल था, यानी आपका था, लेकिन अब वो राष्ट्रीय संसाधन हो गया। यानी राष्ट्रीय संसाधन का मतलब ये हुआ आपका देश का संपत्ति हो गया, यानी देश का संसाधन। तो कोई भी संसाधन को, कोई भी इंडिविजुअल संसाधन को आपका राष्ट्रीय संसाधन हो सकता है अगर उस देश की सरकार ने चाहा तो। समझे बात। तो इस कैटेगरी में कौन सा आएगा? तो मान लीजिए जितने मिनरल्स निकाले जाते हैं, जितने सारे मिनरल्स निकाले जाते हैं वो नेशनल रिसोर्स में आएगा। समझ रहे बात। अगर नेशनल रिसोर्स में और भी क्या आएगा? अगर मान लीजिए हमारा देश समुद्री एरिया से टच करता है, जिस तरह स्टेट केरला है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, गोवा है, तो वो समुद्री एरिया से टच करता है। यानी कितना नॉटिकल माइल्स? 12 नॉटिकल माइल्स, यानी 12 नॉटिकल माइल्स तक उस देश का संसाधन है, जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश का संसाधन है। अब 1 नॉटिकल माइल्स कितना होता है? तो 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू आपका 1.852 किलोमीटर होता है। तो यानी 12 नॉटिकल माइल्स आपका राष्ट्रीय का, देश का संसाधन होगा। तो 12 नॉटिकल माइल्स करीब आपका 22.2 किलोमीटर होता है। यानी हम समुद्री तट एरिया से, किनारा से लेके अगर तो 22.2 किलोमीटर तक वो समुद्र एरिया का हमारी राष्ट्रीय संसाधन है। यानी वहां पे हम किसी भी चीज का अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, मछलियां को पकड़ सकते हैं या कुछ भी तरह की एक्टिविटी वहां पे कर सकते हैं। किसके तहत? वो नेशनल रिसोर्स के अंदर में। चौथा जो कैटेगरी है वो है इंटरनेशनल रिसोर्स।
अब इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है? तो वो संसाधन जिस पे सिर्फ हमारा देश का ही अधिकार नहीं है, और भी देशों का अधिकार है, उस रिसोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरनेशनल रिसोर्स कहेंगे। समझ रहे हैं ना बात? इंटरनेशनल रिसोर्स। और ये किस तरह का इसको डिटरमाइन किया जाता है? तो यानी आप जिस देश में रहते हैं उसके दूरी जो है 200 किलोमीटर, यानी आपकी दूरी जो होगी वो कितनी होगी? 200 किलोमीटर मीन्स ओपन इकोनॉमिक जोन, यानी इस जोन के अंदर कोई भी देश किसी तरह का एक्टिविटी नहीं कर सकता है। समझ में आई बात? अगर करना है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहमति लेकर हम किसी तरह का एक्टिविटी करेंगे, तो वो हमारा क्या आता है? वो हमारा क्या आएगा? वो हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंडर में आएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहेंगे, और वो ओपन इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। यानी यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी नेशन, कोई भी कम्युनिटी किसी तरह का काम नहीं कर सकता है। समझे ना बात? तो ये हमारा ओनरशिप के अनुसार 4 कैटेगरी के संसाधन थे। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और रिसोर्स के बारे में और डेप्थ में बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय।